हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल का 16 मार्च 2018 में जो दोस्तों पेपर हुआ था उसके मैं जीके के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आए वही बताऊंगा और आपको ये पता चलेगा कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और आप इस वीडियो से क्या सीख कर नई स्ट्रेटेजी के साथ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ईमानदारी से देख लेना दोस्तों, योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो यूज़ इट वाइसली बिकॉज वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक, रिमेंबर दिस। चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस चीज़ को नहीं देखा जाता दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही बेसिक था। तो इसमें क्या होता है, पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है, सेक्स रेशो को नहीं देखा जाता, लिटरेसी रेट को देखा जाता है, ग्रॉस एनरोलमेंट को देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सेक्स रेशो। भैया एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सेक्स रेशो का कोई हिसाब नहीं होता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था। देखो भाई आगे पढ़ो, क्या है कहानी है, बोल मत होना, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अभी। और सेक्स रेशो इज़ नॉट अ मेजर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पहली बात लिखी कि भैया सेक्स रेशो को कंसिडर नहीं करते हैं। दूसरी बात, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज़ अ कंपोजिट स्टैटिक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेशन। मैंने बोला ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भैया कि कितना इंसान जी रहा है, उसका एजुकेशन वगैरह कैसा है और उसकी इनकम वगैरह कितनी है, इस चीज़ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखा जाता है। तो आने वाले समय में ये भी क्वेश्चन आ सकता है फिर से कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। तो वो 3 गंदे गलत नाम लिख देंगे और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक सही नाम लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कंसिडर किया जाता है ना। ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं दोस्तों और ये अपने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट, इट इज़ यूज टू रैंक कंट्रीज इंटू 4 टायर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे बढ़ो, क्या है, अ कंट्री स्कोर्स हायर HDI व्हेन द लाइफ स्पेन इज़ हायर। इंसान अगर ज़्यादा जिएगा तो मतलब HDI में वो कंसिडर करेंगे, उसका एजुकेशन लेवल अच्छा रहेगा तब भी कंसिडर करेंगे, और जो पैसे कमा रहा है उसकी GDP वगैरह क्या है तो उससे कंसिडर HDI को करते हैं। समझ में आया, मैंने रिपीट कर दिया एक बार फिर से, लाइफ स्पेन अच्छी होनी चाहिए, इंसान ज़्यादा जीना चाहिए, एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए, और जो पैसे कमा रहा है GDP में क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो सब चीज़ें HDI में कंपेयर होती हैं, कंसिडर होती हैं। ऑल राइट, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, है ना, ये है। तो HDI की टर्म किसने दी दोस्तों, ये बोल देंगे कि HDI इज़ रिलेटेड टू, ये नाम लिख देंगे, 3 फर्जी नाम लिख देंगे। आपको पता होना चाहिए भैया महबूब उल हक जो बंदा है ये इससे रिलेटेड है। ओके, देखो लास्ट पॉइंट क्या है, द 2019 के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 189 कंट्रीज़ में से 189 कंट्रीज़ में से 129 रैंक थी कब अपनी, 2019 में। लेकिन 2020 की रैंकिंग क्या है दोस्तों, रिसेंट न्यूज़, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2020 में इंडिया की रैंक क्या है दोस्तों, तो वो है 131। बिल्कुल तोते की तरह रट लो दोस्तों, गारंटी छप जाएगा ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए 131 रैंक कौन सी, 2020 की। अगर 2019 की पूछ ली तो 129 पता होना चाहिए, बस इसको याद रखो मेनली। अभी आप 129 को तो भूल ही जाओ क्योंकि अब वो क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा। तो 2020 की क्या है, 131, बिल्कुल याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों ईमानदारी से तैयारी। इकोनॉमिक्स से ऐसा क्वेश्चन आया दोस्तों, है ना। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा। ये क्वेश्चन दोस्तों 5 ईयर प्लान से, कहाँ से है, 5 ईयर प्लान से है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो भाई अगर 5 ईयर प्लान अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा ना तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा। पहले देखो कि इसमें कौन सी बात मतलब सही नहीं है, गलत है। तो इसमें लिखा 10th, तो पहला आंसर देख लो, 3rd ईयर प्लान इसमें गलत है दोस्तों। क्यों है, क्योंकि इसमें लिखा है 1966 से 1971 तक 3rd ईयर प्लान रहा। लेकिन दोस्तों इसका आंसर इसलिए गलत होगा क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ क्या लिखा है, 10th लिखा है, 10th प्लान 2002 से 2007 सही होगा क्योंकि ये गलत है तो वो सही है। पहला 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 से 56, तो यहाँ से खेल चालू हुआ है। तो आपको ये पता है कि पहला 5 ईयर प्लान 1951 से जब 56 गया है, तो दूसरा 5 ईयर प्लान कब आएगा, 5 साल और जोड़ लो तो 56 से 61 जाएगा, 5 साल जोड़ लेंगे तो सेकंड प्लान ये हो गया। जब 3rd प्लान स्टार्ट होगा दोस्तों, 3rd 5 ईयर प्लान, तो फिर 61 से 66 जाना चाहिए, 5 साल जोड़ेंगे जब, तो 61 से 66 तक। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 66 से 71, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो बहुत ही
प्यारा और बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगर आपको लगता है गौरव सर आपने तब भी बता दिया लेकिन अब अभी भी हमको दिक्कत है कि 5 ईयर प्लान समझ में नहीं आता, तो दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैंने एक ऑसम वीडियोस बना दिया विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। आई चैलेंज यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट। आप जाके देखिए दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूँ, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ 110% कि आपको पूरा समझ में आएगा। आप कहेंगे क्या ट्रिक्स थी, एक ही बार में सारा याद हो गया। क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना वो खुश हो रहे हैं। आप भी जाके देखो, जस्ट गो एंड गिव इट अ शॉट। मेरी बात पर ट्रस्ट करो दोस्तों, आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। ओके, देख लेना बिल्कुल। तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो अभी याद रख लो कि पहला प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 1951 से 56। मैंने 5 ईयर प्लान में ट्रिक से भी ये बताया कि भैया पहला प्लान जो था वो कौन से काय से रिलेटेड था, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। तो मैंने दोस्तों उसी वीडियो में ट्रिक बनाई है कि 1, 4, 6 मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पहले 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पर बेस्ड था, ये भी ट्रिक बनाई थी कि इंसान एग्रीकल्चर करता है तो वो हार जाता है, तो वो नाम था कि एक हैरोल्ड डोमल मॉडल, HARROLD, हैरोल्ड डोमल मॉडल। तो मैंने ट्रिक बनाई थी कि एग्रीकल्चर करके इंसान बेचारा मजदूर हार जाता है। तो ऐसी ऑसम ट्रिक्स बनाई है, बस मेरी बात पर थोड़ा सा विश्वास करो दोस्तों। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ, जाके देखो, इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगी। आप कहेंगे गौरव सर यू वॉज राइट। चलो इतना समझ में आया। सिक्स्थ प्लान 1980 से 85 था। ओके, चलो ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि आप सोच रहे हो कहाँ से आता है। देखो इंडियन मैप से क्वेश्चन आया। ये जोजिला पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पेयर्स। जोजिला पास नाम सुना होगा दोस्तों, वो कौन सी 2 जगह को जोड़ता है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा मैप वगैरह पढ़ते हैं ना तो आपको ये बात पता होगी, अगर नहीं पढ़ते तो नहीं पता होगी। तो दोस्तों अभी तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी सिस्टर ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा इंडियन मैप कवर किया है। अगर आपने ईमानदारी से उसको देख लिया तो आप बता दोगे कि भैया उत्तर प्रदेश से कितनी बाउंड्री लगती है, 8 राज्य लगते हैं क्या, 7 लगते हैं, पूरा बता दोगे। कहाँ राजस्थान है, कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ उत्तराखंड, कहाँ मतलब पूरा जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ मिजोरम, नागालैंड, हैदराबाद, तेलंगाना, सब धुआं धुआं कर दोगे, तोते की तरह उड़ा दोगे। मेरी बहन ने बहुत ईमानदारी से पढ़ाया, जाकर ज़रूर देखना है दोस्तों। आई चैलेंज यू अगेन एंड अगेन, जाकर ज़रूर देखना, ग्रोथ होगी, गारंटी इस बात की। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लोगे ना तो दुनिया का कहीं का भी क्वेश्चन हो इंडियन मैप से आप धुआं धुआं कर दोगे। गौरव तिलथिया का वादा है। और अगर लगता हो कि सही बोल रहा हूँ तो बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर आप सही बोल रहे थे, है ना। बाकी ये समझ में आया कहाँ कहाँ जोड़ता है श्रीनगर से लेह को। और अगर भैया इसके अलावा भी मेरी सिस्टर ने एक पास पढ़ा है, पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं, उसमें सारे दुनिया के जितने पास है भारत में सारे उसने विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स कवर किए हैं। फिर से मैं चैलेंज करूँगा, बट डीप रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज। तो अच्छे से चैलेंज करूँगा, जाकर देखो और इम्प्रूव करो। सारे के सारे पास अगर चुटकियों में याद नहीं होना तो कमेंट बॉक्स खाली मेरे भाई भर देना, बिल्कुल लिमिट खत्म हो जाए इतना कुछ बोल देना कि गौरव सर आप झूठ बोल रहे थे। अगर याद ना हो तो गारंटी ज़रूर याद होगा, जाकर देख लेना। आपकी हेल्प करने के लिए ऑनेस्ट चैनल बना दोस्तों आपके लिए। चलो भाई, ये क्वेश्चन आया था विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूज़ टू प्ले। ये तो पूरे बच्चे को पता है पूरे हिंदुस्तान में कि बिस्मिल्लाह खान, अगर बात सुन ली तो भले पता भी नहीं हो, उसकी शक्ल भी नहीं देखो, बिस्मिल्लाह खान है कौन, मैंने आज तक नहीं देखी, तो वो बता देगा भैया ये सहने बजाते थे, पुंगी बजाते थे, पू 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 बजती थे, पो 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 पो। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान ये भैया अपनी सहनाई बजाते थे। ठीक है, मैंने खुद उनकी शक्ल नहीं देखी, पता नहीं कैसे दिखते थे। ठीक है, चलो भाई, एक क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि भैया मैंने भी जब इसमें लॉजिक लाया तो मेरा आंसर भी गलत हो गया था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि म्यांमार कहाँ लोकेटेड है मेरे भाई। वो साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में। थोड़ा सा अगर मैप पर मास्टरी है तो देखना भाई, ठीक है। और मेरी बहन ने जो पढ़ा है ना उसमें म्यांमार के बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा, तो वहाँ से आप अगर मैप वो वाला देख ले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबल हो जाओगे आप। तो आंसर ज़रूर देना, मैं आपसे पूछूंगा। मैं देखना चाहता हूँ आप कितने सिंसियर हैं, कितने डेडिकेटेड है अपनी स्टडीज़ को लेकर, कितने बड़े चैंपियन हैं, कितने सिंसियर हैं। आज पता चलेगा जब आप आंसर देंगे, और नहीं देंगे तो मैं समझ जाऊंगा बिल्कुल सिंसियर नहीं हो आप, मनोरंजन हो रहा है। क्योंकि जो जिसको पता है वो आंसर देता है मेरे भाई, है ना। ये देखो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री वगैरह से यहाँ से ये आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन को रटना पड़ता है। तो इसमें क्या बोला दोस्तों, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप में क्या होता है। तो इसमें आंसर क्या है, आंसर ओनली 2 और 3, तो मतलब 1 वाला गलत है। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये बात गलत है। इसमें क्या हुआ, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती बल्कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है। तो ये रट लिया था मैंने भी, मुझको पता था, तो मेरा आंसर ईजिली आ जाता है। मतलब मेरे को पता था कि मैंने रट लिया इसको कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोटोप का होता है, लगा दो भाई, है ना। कुछ चीज़ों को याद करनी पड़ता है ना। हर चीज़ में आप वो नहीं सोच सकते, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, कुछ याद कर लो, बस नंबर चाहिए अपने को, एग्जाम निकालना, आगे बढ़ना है ना। फिर ऐसा भूलना एग्जाम निकालने के बाद कि बिल्कुल कुछ याद भी ना रहे। बच्चे पूछले पापा ये आइसोटोप क्या होता है, 2 थप्पड़ देगा चल भाग, हमें नहीं पता आइसोटोप बाई टेप, जॉब लग गई, अब बेचारा ट्यूशन जाओ उधर पढ़ो। ठीक है, बिल्कुल नहीं याद नहीं रखना है, बस जॉब तक याद रखना है, बस यही कहूँगा मैं। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसको रट लो, इसको लिख लो, अगर एक पेज में लिख लोगे ना और बार बार देख लोगे तो याद रहेगा। उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी। मैं भूल चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, इसको रट लेना भाई, है ना।
इसमें आगे क्या लिखा है देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि उधर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। कोई सोचेगा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर इधर प्रोटॉन बोला न्यूट्रॉन बोला, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होता, आप एक चैंपियन हो तो ईमानदारी से पढ़ना। इसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, याद रहेगा। दूसरी बात, आइसोटोप में क्या होते हैं, मैंने ऐसा बनाया था आइसोटोप के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो मैंने पी से याद रख लिया कि पी वाला सबसे पहले आएगा, और सबसे पहले आएगा तो सेम वाला कर दूंगा मैं, है ना, सबसे पहले सेम वाला, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, और बाकी का जो बचा उसको डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दूंगा। तो बस मैंने ऐसी एक ट्रिक बनाई थी छोटी सी, पी वाला जो आ रहा था ना, तो पी वाला पहले आएगा, तो प्रोटॉन पहले आएगा, मतलब उसको सेम कर दो, ठीक है, और दूसरे को डिफरेंट कर दो। समझ में आया। दे हैव, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आप क्या बोलते हैं, सेम फ्रिक्वेंसी के लोग, सेम थॉट के लोगों को सबसे पहले आप रखते हो, फिर जो डिफरेंट थॉट होते हैं जिनको अलग कर देते हो, नहीं भाई ये हमारी फ्रिक्वेंसी का, ये हमारी बात मानता है, हमारे जैसा सेम थॉट है, तो इसको पहले पकड़ो, तो प्रोटॉन को सेम में ऐसे लिंक करना। ओके, इसलिए बताया क्योंकि भूलोगे आप, मुझे पता है, इसलिए ध्यान रखना। ऐसा आ सकता है, दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, वही वाली बात फिर से लिख दी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसको याद कर लेना 2-3 बार रिपीटेशन करके, अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे या भैया लिख लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सोने पे सुहागा को इंग्लिश में बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक, जो CHSL एग्जाम में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। अरे यार गर्दन ही दुखने लगी, चलो। विच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्कोहल इज एडेड विथ पेट्रोल एंड यूज्ड एज अ फ्यूल। देखो अल्कोहल जब पेट्रोल से मिलेगा, है ना, तो मतलब फ्यूल की तरह काम करेगा, तो क्या कहानी होगी, तो इसको भी भैया रटन विद्या लगानी पड़ेगी, इसमें याद करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों निकलेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। गंदी सी केमिकल इक्वेशन बनेगी, उसको ज़िंदगी भर याद करते रहोगे तो 6 साल और लग जाएंगे तैयारी करने में। तो कुछ चीज़ों को मेरे भाई रट लो, है ना, इसी को बोलते हैं चैंपियन बनना, क्योंकि कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बहुत सारी कंडीशन करनी पड़ेगी, हर जगह नहीं सोच सकते आप। ये देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया पॉलिटी का, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन के अलावा भी इतनी शानदार इन्फॉर्मेशन दूंगा कि दिल खुश हो जाएगा। देखो, डिसीजंस मेड बाय डैश आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। दोस्तों इसमें बोला है कि मतलब जो डिसीजन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट, आंसर इसका सुप्रीम कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया तो वो सारी जितनी भी कोर्ट है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, सारी कोर्ट को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया एक काम करो, ये जितने भी कचरा फैला रहे, कचरा जो फैलाता है उसके ऊपर फाइन लगा दो 500 रुपये। तो सारी भी जितनी भी कोर्ट है ना, वो इस सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी बात हो गई, मतलब सारी कोर्ट को मानना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये घर के अपने मुखिया हैं, अपनी मम्मी बोलते, मम्मी सुप्रीम कोर्ट, हाँ, तो अपनी मम्मी ने बोल दी ना, एक काम करो, घर में आज दाल चावल नहीं बनेंगे, सिर्फ वो रोटी सुबह की रखी है, शाम को कहीं की सब्जी वब्जी फ्राई कर लेंगे, ये चावल को फ्राई कर खा लेंगे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट मम्मी ने बोल दिया तो सारे लोगों को मानना पड़ेगा, हाँ भाई ये चावल ही फ्राई कर दो, अब क्या कर सकते हैं, मम्मी ने मना कर दिया, मतलब कुछ नहीं बने घर में, भूखे ऐसी की तैसी कराते रहो। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, सारी कोर्ट मानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो यहाँ से आ गए, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आते हैं। जैसे वो पूछ लेगा आर्टिकल 148 क्या है दोस्तों, तो आर्टिकल 148 को बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी अपने कैग कौन है दोस्तों, याद रखना, करेंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है, GC मुर्मू, ठीक है, GC मुर्मू याद रखिएगा। 48 में कैग के बारे में बताया है और आर्टिकल 149 में कैग की ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। ओके, इसी तरीके से आर्टिकल 76 क्या होता है दोस्तों, जितने मुझे पता है मैं ईमानदारी से बता देता हूँ, ध्यान सुनना। आर्टिकल 76 को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, ये अपना हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में होता है। एक होता है दोस्तों आर्टिकल 72, बहुत प्यारा आर्टिकल है। आर्टिकल 72 में क्या होता है, अपने जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, उसके पास पावर होते हैं कि वो सबको माफ़ कर सकता है, मैक्सिमम लोगों को, चोर डकैतों को माफ़ कर सकता है, उनकी फांसी की सज़ा को कम करवा सकता है ना। तो उसके बाद बहुत सारे पावर होते हैं। मैंने ऐसे याद रखा था कि प्रेसिडेंट जब किसी को माफ़ कर देगा तो लोग उसके बाद 72 बार उसके पास जाएंगे, उसके पैर पड़ेंगे। तो मुझे आर्टिकल 72 से याद रहा। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आते हैं, आर्टिकल 356, है ना, 352, 356 और 360। ध्यान से सुनो, ये मैंने ट्रिक बनाई थी, NSF। तो ये हो गया दोस्तों नेशनल इमरजेंसी, ये हो गया स्टेट इमरजेंसी, ये हो गई फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर क्वेश्चन आ गया नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत आती है, 352, 4 का डिफरेंस है, इसको तोते की तरह याद कर लेना। NSF ट्रिक है, NSF, तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी या स्टेट रूल बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट रूल, इसी को बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी को, आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है कि नहीं, तो आज तक दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। अपने इंडिया के पास खूब पैसा है, कभी ऐसी पैसे की तंगी नहीं हुई है, इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी आज तक। ओके दोस्तों, और मुझे क्या पता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से, शेड्यूल से। गारंटी
शेड्यूल से SCHEDULE है ना, शेड्यूल से 110% क्वेश्चन आते हैं। जितने भी 12 शेड्यूल हैं दोस्तों, मैंने इसकी ऑसम ट्रिक्स बनाई है। फिर से मैं बोलूँगा, जाकर जरूर देखना दोस्तों। अगर ग्रोथ चाहिए, सिंसियर बंदे हो, लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना है, एग्जाम क्रैक करना, जरूर देखना। मैंने ट्रिक बनाई थी दोस्तों, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। दोस्तों मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, इसलिए खींच के तो बता रहा, नहीं बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं ऐसे ही चला जाता, बना बनू को ख़त्म कर देता, लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। T से हो गया यूनियन टेरिटरी, E से हो गया एमोल्यूमेंट्स, है ना, और A से हो गया अफर्मेशन, R से राज्यसभा की सीट, S से क्या हो गया, S से अपनी क्या होगा, टीयर्स, S अदर ट्राइबल एरिया से क्या है बताता हूँ मैं इसको। हाँ, इसमें अदर ट्राइबल एरिया ये है। और F से हो गई अपनी फेडरल लिस्ट होती है, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह आती है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना। L से लैंड रिफॉर्म होता है, D से डिफेक्शन लॉ होता है, P से पंचायत होता है, M से म्यूनसिपैलिटीज़ होता है। ये वाला S दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा है, टीयर्स राज्यसभा की सीट, टीयर्स शेड्यूल्ड, हाँ शेड्यूल्ड एरियाज़, जो शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं ना, है ना, ATMM करके, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, वहाँ का एरिया है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाली है ना, याद रखिएगा ये। तो ऐसे मैंने एक ऑसम ट्रिक बनाई है, आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपकी बहुत ग्रोथ हो जाएगी। ओके, चलो भाई, इतना समझ में आया। और क्या दोस्तों, हाँ एक और चीज़ याद आ गई दोस्तों कि सोर्सेज से भी क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, कि भैया अपने भारत जो बना था, भारत में जो संविधान बना था, कि कब कितना टाइम लगा था। पहला क्वेश्चन ये आएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन अपने भारत के संविधान बनने में लगे थे। तो दोस्तों क्या हुआ था, जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत ने बहुत सारे देशों से आइडियाज़ लिए थे भैया, कि ये वाले देश से कौन सा आइडिया लेना चाहिए, क्योंकि बाकी देशों के पास अपने अपने संविधान थे, तो भारत ने कई आइडिया लिए। तो ध्यान से सुनो कौन कौन से आइडिया लिए, जितने मुझे पता है ईमानदारी से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आएगा, पार्लियामेंट्री लॉ कहाँ से लिया दोस्तों। भारत ने पार्लियामेंट्री लॉ लिया अपने ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन वाले जो थे वो पार्लियामेंट बना के पहले से ही गए थे, तो उनकी पार्लियामेंट का आइडिया अपने भारत को बहुत पसंद आया था। तो भारत वालों ने बोला कि काम करो, पार्लियामेंट का आइडिया लो। तो जो अपनी आज लोकसभा राज्यसभा देख रहे हो ना, वो ब्रिटेन का ही, मतलब उधर ब्रिटेन से ही लिया गया है। ओके, एक सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया दोस्तों, सिटीजनशिप कि भैया मतलब सिटीजनशिप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वो भी ब्रिटेन से लिया है। बाई कैमरल लॉ कहाँ से लिया दोस्तों, वो भी उधर से लिया, कहाँ से, ब्रिटेन से लिया है ना। तो ये बेसिक चीज़ें वहीं से लिया। रूल ऑफ लॉ मतलब होता है किसी के बाप की नहीं चलेगी, भले वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे कुछ हो, अगर किसी ने गलती करी तो उसको सज़ा मिलेगी। मान लो रामनाथ कोविंद नंगनाच मचा दे, दारू पी के और इधर हाथापाई कर दे, और मोदी जी के 2-4 पीठ में धम मार दे, उनकी दाढ़ी माड़ी काट दे, उनको पछाड़ दे मार के, तो उनको भी सज़ा हो जाएगी। किसको, प्रेसिडेंट को। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब किसी का बाप की नहीं चलेगी। कोई यहाँ MLA का बच्चा हो या कुछ हो, अगर गलती करी, अगर रेप किया, कुछ किया, गलती करी है, तो आपको सज़ा होगी। ठीक है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ गलती कर दी तो उनको छोड़ देंगे, नहीं भाई। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ अगर फ्रॉड किया, घपला किया, पैसे कमाए, झूठ मूठ के या फ्रॉड किया है, तो उनको भी सज़ा हो सकती है अगर उन पर केस चल गया तो। ठीक है, तो क्या है, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसी तरीके से दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया है, वो दोस्तों रशिया से लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया लिया है। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, वो USA से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, USA से। इमरजेंसी के पावर्स कहाँ से लिए दोस्तों, वो अपने लिए है जर्मनी से क्या लिए हैं, इमरजेंसी के पावर्स लिए हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का पावर कहाँ लिए, वो कनाडा से लिए है दोस्तों। और DPSP कहाँ से ली दोस्तों, ये सुनते जाओ, बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ मैं, दिल से। DPSP कहाँ से ली दोस्तों, आयरलैंड से ली, आयरलैंड। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे हो, गौरव सर आपने तो बड़े हीरो की तरह फटाफट बता दिया, लेकिन हमको याद ही नहीं हुआ। तो दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया शानदार, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम से है, लिंक नीचे डल जाएगी। पूरा वीडियो विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है। चेहरे पर जाएगी स्माइल, आप कहेंगे गौरव सर क्या बिल्कुल खजाने वाली चीज़ दे दी, कौन सा शानदार चैनल बनाया है, सारा का सारा याद हो जाएगा। और याद करने के बाद लूसेंट की बुक खोलना और सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखना, पॉलिटी के पेज में जाके, पॉलिटी वाले चैप्टर में। अगर पूरे का पूरे याद ना हो जाए तो मुझसे बोल देना गौरव सर आपने कुछ चीज़ छोड़ दी, गारंटी एक चीज़ नहीं छूटेगी। ये गौरव तिलथिया का वादा है, क्योंकि वादा वही करता है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, जो कीमत चुकाता है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करके चीज़ें कंटेंट रेडी करता है, तो वही इंसान डंके की चोट बोलता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ डंके की चोट पर, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है, मैंने और मेरी सिस्टर ने जो बनाया ना, जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो, जाकर ज़रूर देखना। ओके, कहानी इतनी समझ में आई दोस्तों। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखो, पॉलिटी से क्या आया, ये भी आया है, मैंने ये भी पढ़ा है पूरे शेड्यूल में, है ना। देखो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्यूनसिपैलिटीज़ बाय एडिंग पार्ट 9 का ही। दोस्तों सीधी बात यह है कि जो 74वां संविधान संशोधन था, है ना, वो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए था, और पार्ट 9A में उसको कंसिडर किया है। क्या में किया है, पार्ट 9A में। तो ये मैंने दोस्तों शेड्यूल के बारे में बताऊंगा ना, तो मैंने ये शेड्यूल के बारे में सारे पूरे डब्बे में प्रॉपर लिखा है मैंने, कि मतलब ये पूरे 12 शेड्यूल है, तो मैंने पूरा बताया, शेड्यूल 10 बताया, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। तो शेड्यूल 11 में
हाँ शेड्यूल 9 है ये, तो शेड्यूल 9 में जो 8 और 9 बताया, तो 9 में पूरे दोनों बात बताई है कि 74वां संविधान संशोधन में और क्या क्या हुआ। इधर म्यूनसिपैलिटीज़ के अलावा पंचायत वाला कौन सा है तो वो भी बताया, तो जाके देखना। ओके, अब ये क्या है दोस्तों, ये ईमानदारी से पढ़ लो क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद देखो वीडियो खत्म है, तो ईमानदारी से पढ़ लेना, फोकस्ड होकर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखो मैं छोटा कर लेता हूँ कलर ताकि आपको हेल्प मिले। ओके चलो, 74th Constitutional Amendment Act gave constitutional recognition to municipalities by adding Part 9A। दोस्तों म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में पार्ट 9A में बताया है और ए को हटा देंगे, पार्ट 9 अकेले में पंचायत के बारे में बताया गया है। मैंने ईमानदारी से पढ़ाया, वीडियो देख लेना है ना, और आपकी हेल्प हो जाएगी। 74th Constitutional Amendment Act came into effect on June 1993। एक बार याद रख लो कि 1993 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे भाई, है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा इसलिए। दूसरा, इट इज़ लिंक्ड टू अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑल्सो नोन एज नगर पालिका। दोस्तों ये म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत ये अर्बन लोकल बॉडीज़ से रिलेटेड है, तो ये बस पढ़ने वाली बात है। इंपॉर्टेंट तो ये है जो मैं अभी बताऊंगा, ये है ना, इसको बस सुन लो बट फटाफट। इसमें क्या हुआ भैया, देखो ये छोड़ो, हाँ एज ऑफ जनवरी 2020 देयर हैज़ बीन 104 अमेंडमेंट। अभी तक 2020 तक 104 अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहला कब हुआ था अमेंडमेंट एक्ट, 1950। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि भैया अपने पूरे भारत के इतिहास में पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था मेरे दोस्तों। याद रखना इस बात को कि पहला संविधान का संशोधन कब हुआ था, है ना, वो 1950 में हुआ था। समझ में आया? चलो, क्योंकि अपना देश ही उधर क्या बोलते हैं पूरा इनेक्ट हो गया था। अपनी संविधान इनेक्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। सोचो 49 के बाद 51 साल बाद ही खेल हो गया चालू, मतलब उसमें सुधार चालू हो गया, अमेंडमेंट चालू हो गए, ऐसा ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट देखो अमेंडमेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन 110% बनेगा, ध्यान से सुनो। 101 अमेंडमेंट एक्ट तो आपको पता है, जीएसटी दोस्तों, ये 2017 नहीं 2016 में ये जीएसटी का एक्ट आया था, ये सभी को पता है 101। अब 102, 103, 104 सीक्वेंस में ध्यान से सुन लो। 102 में क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको बोलते हैं एनसीबीसी, ठीक है, एनसीबीसी ऐसे याद रखना आप इसको। तो 102 है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे याद किया कि इसको ट्रिक मैंने कैसे बनाई थी मुझे याद नहीं रहा था। तो मेरा एक दोस्त था जो क्या करा, उसने बोला भाई मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और उसने क्या किया, उसने 102 में से मैंने 2 निकाल लिए, 2 घंटे लगा दिए, उसने लेट हो गया। तो मैंने बोला अरे यार बीसी, गाली बक दी मैंने उसको मन में ही, अरे क्या है मतलब साला 20 मिनट का बोल के 2 घंटे लगा दीजिए, कोई बात है, टाइम की भी कीमत होनी चाहिए। तो मैंने बीसी जब मैं मतलब एकदम से मैंने बोला तो मुझे याद आ गई 102 अमेंडमेंट एक्ट एनसीबीसी से याद है, मैं ऐसे करके लिंक कर लिया मैंने। ठीक है भाई, ये तरीके हैं याद करने के, और कोई तरीका नहीं है। ये 2018 में आया था दोस्तों, ठीक है। 103 में क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ, अभी नंगा नाच मच गया था कि जो जनरल वाले लोग बोल रहे थे भैया सबको रिजर्वेशन मिल रहा है, हम लोग मतलब जनरल के हर लोग अमीर नहीं होते हैं, तो कुछ लोग गरीब भी होते हैं, तो उनको भी कुछ होना चाहिए। तो उनके जो नंगा नाच के चक्कर में क्या हुआ, सरकार ने बोला ठीक है भैया तुम रो मत, है ना, तुम रोते तो रहते ही हो ज़िंदगी भर, लेकिन क्या करें, है ना। लेकिन अब उनका भी कहना सही, जनरल वालों को कई बार कुछ लोग होते हैं बेचारे जो कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब अगर कोई जनरल का बंदा भी है ना बेचारा मस्त, लेकिन बेचारा अगर उसकी इनकम कम है या गरीब है बेचारा, दिक्कत है उसको, तो उसको भी 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ये अमेंडमेंट 103 में हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, इसको जरूर ध्यान रखना, इसलिए मैं इतने स्लोली अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। लास्ट अमेंडमेंट अभी तक का 104 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या हुआ है, टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड STs इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। देखो इसमें क्या हुआ, जो अपने लोकसभा में है ना, जो SC ST की सीट होती हैं, समझ में आया, लोकसभा में जो अभी अपने लोकसभा जो होते हैं ना 552 मेंबर जो पूरे टोटल होते हैं, उसमें अपनी कुछ परसेंट की SC ST की सीट होती है, तो वो फिर से बढ़ा दी कि भैया लोकसभा में SC ST की सीट होना चाहिए। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा में लेकिन ऐसा कोई SC ST की कोई सीट का हिसाब नहीं है। तो क्वेश्चन अगर आ सकता है कि राज्यसभा में SC ST की सीट का कुछ है क्या, तो बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है, इतना याद रखना। और ये अपने लोकसभा में भी होगी, और जो स्टेट असेंबलीज होंगी, अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं अपने अपने स्टेट्स की, राज्य की, उसमें भी SC ST की सीट्स होंगी। ओके मेरे दोस्तों, इतना ध्यान रखना, रिवीजन नहीं करवाऊंगा, बहुत ईमानदारी से मैंने पूरा अपना बेस्ट दे दिया है। नाउ इट्स योर टर्न टू रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन लर्न वेरी वेल। ओके, धन्यवाद आपका इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके बता दें कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा था, कुछ समझ में आया कि नहीं, कुछ वैल्यू मिली कि नहीं। और अभी कमेंट जब करना, जब मैंने जो वीडियो इतने घमंड के साथ बोले ना, बिल्कुल गर्व के साथ कि ये वीडियो देख लेना, डंके की चोट पे पूरा समझ में आएगा, वो वीडियो देखने के बाद डिसाइड करना कि कमेंट करके मुझे पॉजिटिव आंसर देना है या नेगेटिव, आपकी मर्जी। ओके, कमेंट जब भी करना जब वीडियो देखना मेरा। शेयर एक बंदे को अगर लगे कि यार बंदा जेन्युइन है, हेल्प करी है उसने हमारी, तो आप भी अगर किसी की हेल्प करना चाहते हो तो शेयर उसको कर देना। ओके, एक जेंटलमैन बनो भाई, मेरा मानना ये है। PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो और धूम मचाओ।
और भैया सब्सक्राइब कर लो। अगर शानदार शानदार वीडियो चाहिए, मस्त फ़नी तरीके से और अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए है, वर्ल्ड क्लास वीडियो बन चुके हैं, मतलब 428 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, जाके देख लेना। जिस वीडियो पर लिंक पर उंगली रख दोगे ना, वो वीडियो का मतलब सारा ज्ञान अर्जित हो जाएगा, बिल्कुल पीके की तरह। पीके हाथ पकड़ लेता था ना, अनुष्का शर्मा का सारा ग्रेस्प हो जाता, तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे याद हो जाएगा आपको, गारंटी गौरव तिलकिया की। तो इसलिए फटाक से भी सब्सक्राइब कर लो, घंटी वंटी जो है बजा डालो फटाफट, ठीक है मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन अभी चेक कर लेना, जितनी मैंने बातें की बड़ी बड़ी मेरी खुद की पिपड़ी बजाई मैंने, है ना। आई हैव ब्लोन माई ओन ट्रम्पेट। तो भैया जाकर देख लेना कि गौरव तिलकिया टैलेंटेड है कि नहीं, क्या बस बकवास कर रहा है। तो जाकर देख लेना और डिसाइड कर लेना वीडियो कैसे थे, ओके। और रिवीजन इज द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। 5 से 6 घंटे हर दिन जो पढ़ेगा वही दुनिया में धूम मचाएगा मेरे भाई, है ना। कोई भी इंसान हो 5 से 6 घंटे, अब दिल पे हाथ रख के बोल दो क्या मैं 5 से 6 घंटे हर दिन मेहनत करता हूँ, हर दिन दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोरोना की दूसरी लहर आ जाए या तीसरी आए, कोई कुछ भी करे, लेकिन मैं IPL चालू हो जाए चाहे बंद हो जाए, मैं 5 से 6 घंटे हर दिन मेहनत करता हूँ। अगर करता हूँ तो मेरी सिलेक्शन होगा, या करती हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर नहीं करते हो तो फिर मनोरंजन चल रहा है। और रिवीजन भी करते ना, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, ओके।